फास्ट मनी, इनसाइडर टिप्स, गारंटीड रिटर्न्स। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन ये एग्जैक्टली वही वर्ड्स है जो एक ब्रोकर तब यूज़ करता है जब वो तुम्हें एक वर्थलेस स्टॉक में इन्वेस्ट करवाना चाहता हो। आज बात करेंगे उस पूरे गेम की जिसे कहते हैं बॉयलर रूम, जहां ब्रोकर्स ट्रेन होते हैं लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए, जहां स्टॉक्स को आर्टिफिशियली पुश किया जाता है प्राइस ऊपर चढ़ाने के लिए। और सबसे डेंजरस बात, जब तक तुम्हें लगता है कि तुम पैसा बना रहे हो तब तक स्कैम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि इस गेम में विनर्स पहले से ही डिसाइड होते हैं। और जब ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को कुछ समझ आता है तब तक उनका पैसा किसी और की फरारी बन चुका होता है। यह है बॉयलर रूम, एक ऐसी स्टोरी जो सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बल्कि ग्रीड, मैनिपुलेशन और एक स्कैम मशीन के बारे में है जिसे कहते हैं पंप एंड डंप स्कीम। और ये स्कैम कैसे ऑपरेट होता है जानेंगे इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत होती है एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल से जिसको हमारे मेन कैरेक्टर सेथ ने पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि माइक्रोसॉफ्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा मिलियनर सेक्रेटरीज काम करते हैं किसी भी दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में, क्योंकि उन्होंने क्रिसमस बोनस की जगह स्टॉक ऑप्शंस लिए थे अपने सैलरी पैकेज में। और ये डिसीजन उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल निकला था। सेठ को ये बहुत इंस्पायर करती है क्योंकि उसने एक फोटो देखी थी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का एक ग्राउंड कीपर अपनी फरारी के साथ खड़ा था। ये देखकर उसका माइंड बिल्कुल ब्लो हो गया था। सेठ कहता है कि जब तुम ऐसी चीजें देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये सीड प्लांट हो जाता है कि ये पॉसिबल है, शायद इजी भी है जल्दी से बहुत से पैसे कमाना। और यही सेठ चाहता था और वो स्टॉक ब्रोकर बन गया। हालांकि उसे अभी स्टॉक ब्रोकर बने 3 महीने ही हुए थे। और इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी वो अब हमें बताने वाला है। सेथ ने स्कूल ड्रॉप कर लिया होता है और अपने अपार्टमेंट में एक इलीगल कैसीनो सेटअप कर रखा था, जहां क्वींस कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने क्लासेस के बीच में आके गैम्बलिंग कर सकते थे। ये बिजनेस सेथ के लिए बहुत अच्छा चल रहा था और वो इससे अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। रोज स्टूडेंट्स आते थे और सेथ को अच्छी इनकम हो रही थी। एक रात सेथ ने अपने अपार्टमेंट में बैठकर रिलैक्स कर रहा होता है और तभी उसके डोर पर नॉक होती है। डोर पर एक नया बंदा आता है जिसका नाम ग्रेग होता है, जो सेथ के फ्रेंड के साथ आया होता है। ग्रेग अंदर आता है और दोनों दोस्त मिलकर बात करते हैं। जहाँ ग्रेग की लाइफस्टाइल देख सेथ उससे बहुत इंप्रेस होता है क्योंकि वो उसके घर फरारी लेकर आया हुआ था। अगले दिन सेथ अपने घर जाता है, जहाँ डिनर पर उसके पापा के पूछने पर वो बताता है कि उसने स्कूल छोड़ दिया है और अपने खर्चे उठाने के लिए वो एक बिजनेस रन कर रहा है। उसके डैड मार्टी एक जज होते हैं और सोसाइटी में उनकी बहुत इज्जत है। वो सेथ के कैसीनो बिजनेस के बारे में जान चुके थे और वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। कुछ टाइम बाद ग्रेग सेथ को अपनी कंपनी जेटी मार्लिन के बारे में बताता है। ग्रेग खुद एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर है और वो सेथ को भी यही फील्ड में लाना चाहता है। ग्रेग कहता है कि स्टॉक ब्रोकिंग में बहुत पैसा है अगर तुम जल्दी से पैसे कमाना चाहते हो तो। सेथ मान जाता है और पहली बार जेटी मार्लिन के ऑफिस में एंटर करता है तो वो पूरा एटमॉस्फेयर देखकर शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर यंग ब्रोकर्स बहुत ही अग्रेसिव तरीके से फोन पर क्लाइंट्स से डील कर रहे होते हैं। सब लोगों ने एक्सपेंसिव सूट्स पहन के खड़े थे और बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे। पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा था जैसे यहाँ पर पैसा ही पैसा है और सब मिलियनर बन रहे हैं। सेठ ये सब देखकर बहुत इंप्रेस होता है। उसे लगता है कि यही वो जगह है जहां उसे होना चाहिए। यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट भी होती है, एबी, जो कि उसे बताती है कि उनका ग्रुप इंटरव्यू होने वाला है। ग्रुप इंटरव्यू एक सीनियर ब्रोकर जिम लेता है। जिम बहुत ही अग्रेसिव स्पीच देता है। उसी के साथ वो अपनी लग्जरी कार और हाउस के बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि कंपनी में आप दोस्त या रिलेशनशिप बनाने नहीं आए, आप लोग पैसा कमाने आए हैं। जहां वो उन्हें 3 महीने में मिलियनर बनाने की बात करता है, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले 3 महीने ट्रेनिंग करनी होगी और एक सीरीज 7 एग्जाम क्लियर करना होगा। उसी के साथ उनकी टीम के मैनेजर के लिए 40 क्लाइंट्स भी लाने होंगे। और ये सुनकर सेथ कंपनी ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जिसमें न्यू रिक्रूटर्स को सेल्स टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं। सेथ का काम था ग्रेग के दिए गए क्लाइंट्स को कोल्ड कॉल करना और उन्हें कंपनी के बारे में बताना। उसे स्ट्रिक्टली कहा गया था कि उसे कस्टमर्स को शेयर बाई करने के लिए फोर्स नहीं करना है, बस एक आइडिया देना है कि शेयर्स बहुत जल्द ही ऊपर जाने वाला है और अगर आप इंटरेस्टेड है तो 1 महीने में कंपनी के सीनियर मैनेजर आपको कॉल करेंगे। मतलब यहाँ सेथ को ग्रेग के लिए ऐसे लीड्स ढूंढने थे जिन्हें ग्रेग आगे जाकर शेयर्स बेचने के लिए कन्विंस कर सके।
हालांकि ये ट्रेनिंग बहुत ही अग्रेसिव और मैनिपुलेटिव होती है। ट्रेनिस को सिखाया जाता है कैसे फेक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां उन्हें ये लगे कि उन्हें ये शेयर्स बाई करने ही होंगे, वरना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। इसी बीच सेट को कंपनी में कुछ अजीब चीजें नोटिस होती है, जैसे कि कंपनी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को बहुत ज्यादा पुश करती है और क्लाइंट्स को ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है जिनके बारे में उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है। लेकिन सेथ उस टाइम पे इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे बस पैसा कमाना है। तभी सेथ को एक पोटेंशियल क्लाइंट जो कि एक डॉक्टर होता है वो तुरंत ही शेयर्स बाय करने के लिए कन्विंस हो जाता है। और जब भी ऐसा होता है तब सेथ को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि ऑफिस में रैको कहकर जोर से चिल्लाना है। उसके चिल्लाते ही आसपास के जितने भी सीनियर ब्रोकर्स थे वो उसकी तरफ भाग कर आते हैं और जो भी पहले फोन पर पहुंचता है वही क्लाइंट से बात करता है। मीन्स उसी हेड को उस क्लाइंट का कमीशन मिलेगा। यहाँ पर क्रिस यानी कि अपने विन डीजल सबसे पहले पहुंचते हैं और क्लाइंट ऑलरेडी थोड़ा हेजिटेंट था। नॉर्मली तुम सोचोगे कि ब्रोकर ज्यादा से ज्यादा शेयर बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको कमीशन मिलेगा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। क्रिस कहता है कि तुम्हारा नया अकाउंट है तो मैं 2000 शेयर से ज्यादा तुम्हें नहीं बेच सकता। अब लॉजिकली देखो, कोई भी सेल्समैन कभी भी अपने सेल्स लिमिट नहीं करता, तो फिर क्रिस ने ऐसा क्यों किया? दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जहां डॉक्टर पहले शॉक हो जाता है 2000 शेयर्स ये बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर तुरंत दूसरा सवाल पूछता है आप और ज्यादा क्यों नहीं बेच सकते। यहाँ से कंट्रोल पूरा क्रिस के हाथों में आ जाता है। क्रिस बहुत ही शांत स्वभाव में बोलता है हम पहले छोटा ट्रेड करके रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखाता है, ये फ्यूचर में बड़े ट्रेड्स करेंगे। जहाँ ये लाइन आपको सिंपल लग सकती है लेकिन ये पूरा ट्रस्ट बिल्डिंग फ्रेमवर्क है। क्लाइंट को लगता है कि ब्रोकर रिस्क कंट्रोल कर रहा है, मेरे इंटरेस्ट में काम कर रहा है। जहां वो पहले मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है और फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट कराएगा और बस डील क्लोज। डॉक्टर कहता है दैट साउंड्स गुड। डॉक्टर उस कंपनी के 2000 शेयर्स खरीद लेता है जिससे क्रिस और सेथ को काफी बड़ा कमीशन मिलता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सेथ ऑफिशियली स्टॉक ब्रोकर बन जाता है और अपने क्लाइंट्स को ढूंढता है और उन्हें स्टॉक्स बेचता है। सेथ कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट करता है जिसमें वो रैंडमली लोगों को फोन करके उन्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। कुछ टाइम बाद उसे कुछ क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। सेथ अपने क्लाइंट्स को जीटी मार्लिन के रिकमेंडेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवाता है। इनिशियली स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और क्लाइंट खुश होते हैं। सेथ भी अच्छे कमीशन के चलते पैसे कमाने लगता है। कुछ ही महीनों में सेथ की लाइफस्टाइल कंप्लीटली बदल जाती है। वो एक्सपेंसिव सूट खरीदता है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है और सेथ अपने सक्सेस से बहुत खुश है और उसे लगता है कि फाइनली उसने अपनी जगह ढूंढ ली है। हालांकि सेथ के पापा मार्टी उससे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। उन्हें जेटी मार्लिन कंपनी पर ट्रस्ट नहीं है और वो सेथ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ अपने पापा की बात नहीं सुनता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो फाइनली सक्सेसफुल हो रहा है। वहीं सेथ और एबी भी अब डेट करने लगे हैं। एक दिन सेथ कोल्ड कॉलिंग करते वक्त हैरी रेनार्ड नाम के क्लाइंट से बात करता है। हैरी एक मिडिल एज सिंपल आदमी है जो अपनी हार्ड अर्न सेविंग्स इन्वेस्ट करना चाहता है। सेथ हैरी को कन्विंस करता है कि वो एक स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट करे जो कंपनी रिकमेंड कर रही है। हैरी इनिशियली हेजिटेंट होता है लेकिन सेथ अपने सेल्स टैक्टिक से उसे कन्विंस कर लेता है। हैरी अपनी लाइफ सेविंग्स का एक पार्ट इन्वेस्ट कर देता है जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था। सेथ को इस डील से बहुत अच्छा कमीशन मिलता है और वो खुश हो जाता है। इसी बीच जेटी मार्लिन पर एफबीआई की नजर पड़ती है। वहीं सेथ को भी कंपनी में अब और भी ज्यादा शेडी एक्टिविटीज नोटिस होती है। जैसा उसने एक एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंट ब्रोकर डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा। कुछ और डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च करने पर उसे कंपनी के ओनर माइकल ब्रांटली का पूरा प्लान समझ में आ जाता है। दरअसल जेटी मार्लिन ये कंपनी सिर्फ पंप एंड डंप स्कीम चलाती है। कंपनी पहले वर्थलेस या फेक कंपनीज के स्टॉक्स को, जो कि माइकल के ही होते हैं, अपनी इन्वेंट्री में रखती है बहुत लो प्राइस पर, फिर अपने ब्रोकर्स के थ्रू क्लाइंट्स को बेचती है बहुत हाई प्राइस पर, ये कहकर कि ये बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं। जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये स्टॉक्स खरीद लेते हैं तो प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ जाता है। तब कंपनी का ओनर अपने शेयर्स बेच देता है प्रॉफिट में और क्लाइंट्स के पास वर्थलेस स्टॉक्स रह जाते हैं जिनकी वैल्यू क्रैश हो जाती है। सेथ जैसे स्टॉक ब्रोकर को 20 से 40% कमीशन मिलता है, जो कि नॉर्मल कमीशन जो कि 5% है उससे बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल इलीगल प्रैक्टिस है और इन्वेस्टर्स को चीट करना है। यहाँ तक कि माइकल ने एक दूसरी कंपनी भी सेटअप कर ली होती है कि अगर ये कंपनी बंद या रेड पड़ जाती है तो वो कितनी जल्दी एक नई कंपनी सेटअप कर पाएगा।
सैड को जब ये सच पता चलता है तो वो शॉक्ड और गिल्टी फील करता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने हैरी जैसे इनोसेंट लोगों को लूट लिया है, उनकी लाइफ सेविंग्स लेकर। सेथ का मोरल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि वो क्या करे। सेथ अपने पापा मार्टी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। मार्टी पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन फिर सेथ की हेल्प करने के लिए मान जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद FBI एजेंट सेथ को एबी की हेल्प से अरेस्ट कर लेते हैं। टेप रिकॉर्डिंग्स और बहुत सारे एविडेंसेस ऑलरेडी थे। वहीं उन्होंने सेथ के पापा मार्टी को भी अरेस्ट कर लिया होता है, क्योंकि सेथ ने अपने पापा से एक कॉल पर बात करी थी कंपनी की शीडी टैक्टिक्स के बारे में, जिसे FBI ने टैप कर लिया था। अब सेथ की वजह से उसके पापा की भी जॉब जाने वाली होती है। लेकिन सेथ FBI को भी कन्विंस कर लेता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे डैड को नहीं छोड़ा तो वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर वो उसके डैड को जाने देंगे तो वो उनकी पूरी हेल्प करेगा। कंपनी के ओनर के सारे टैक्टिक्स उसे बता देगा, बल्कि माइकल अपनी दूसरी कंपनी कहाँ ओपन करने वाला है वो भी बता देगा। FBI सेथ को बताती है कि वो कल 20 मिनट में JT मार्लिन पर रेड करेंगे। वहीं उसी के साथ सेथ को एक और काम करना होगा। उसे अपने सीनियर ब्रोकर क्रिस से एक सेल टिकट साइन करवानी होगी हैरी रेनाल्ड के लिए, ताकि हैरी अपने वर्थलेस स्टॉक को बेचकर कुछ पैसे वापस ले सके। ये रिस्की प्लान है, क्योंकि अगर क्रिस को शक हो गया तो वो माइकल को बता देगा। लेकिन सेथ डिसाइड करता है कि वो ये करेगा, क्योंकि उसने हैरी को चीट किया है और अब वो उस गलती को ठीक करना चाहता है। सेथ ऑफिस में क्रिस के पास जाता है और उसे सेल टिकट साइन करने के लिए कहता है। क्रिस पहले तो कंफ्यूज होता है कि ये क्या हो रहा है, तभी सेथ उसे सब सच बता देता है कि FBI ने उसे अरेस्ट कर लिया था लास्ट नाइट। सेथ उसे बताता है कि FBI को ऑलरेडी सब कुछ पता है, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डिंग, सब कुछ, और वो यहाँ पर 20 मिनट में आने वाले हैं। अगर तुम इन सब से बचना चाहते हो तो इस सेल टिकट पे साइन कर दो। क्रिस पहले तो शॉक रह जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। लेकिन फिर वो भी समझ जाता है कि अब वो भी कुछ नहीं कर सकता और हैरी के पैसे वो वापस लौटाने के लिए उस सेल टिकट पे साइन कर देता है। उसी के साथ क्रिस और सेथ चुपचाप उस कंपनी से निकल जाते हैं और कुछ ही मिनट में वहां FBI की रेड पड़ जाती है। सेथ यही सोचता है कि अगर ग्रेग उस दिन मेरे घर पे ना आया होता, या तो फिर मैंने माइकल की वो दूसरी कंपनी ना देखी होती, तो क्या होता। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कम्युनिकेट करना चाहती है। बॉयलर रूम 1900s की सिचुएशन बताती है, लेकिन आज 2026 में बस नाम बदल गया है, गेम वही है। टेलीग्राम ग्रुप्स, फेक एडवाइजर्स, पंप एंड डम स्टॉक्स, ये सेथ के ऑफिस का ही मॉडर्न वर्जन है। तो अगली बार कोई अपॉर्चुनिटी आए तो थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, क्योंकि फास्ट मनी का सपना दिखाने वाले लोग तुम्हारे लॉस से अपना प्रॉफिट बनाते हैं।